वेलकम टू ऑल। हम रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर्स में हो चुका है। आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और आगे इसमें कुछ और बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आज करेंगे। पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताए थे, आज आगे बढ़ेंगे इसमें और कुछ क्वेश्चंस पे हम आज स्ट्राइक करेंगे। मैंने कुछ थ्योरम्स बता दी थी, कुछ फॉर्मूले बताए थे और एक आध क्वेश्चन भी करवा दिया था। आज और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल अच्छे से होता है और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमारा टाइम बच जाए। मेनली वही हमारा पर्पस भी है। तो डुप्लीकेट रेशियो के बारे में बता चुका हूँ, ट्रिप्लीकेट बता चुका हूँ, सब डुप्लीकेट बता चुका हूँ ये बता दिया था, प्रॉपर्टीज बता दी थी, प्रोपोर्शनलिटी बता दी थी कि डायरेक्ट कब होती है, इनडायरेक्ट कब होती है, इनवर्स कब होती है ना, कंटिन्यूड कब होता है। ये सब बातें हो चुकी थी। ये क्वेश्चन हो गया था। ये भी क्वेश्चन हो गया था। ये भी हो गया था, मैंने करवा दिया था। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका था। ये भी हो गया था और ये भी हो गया था। इसका 14 आंसर आ रहा था। ये भी हो गया था, ध्यान है मेरे को। ये भी करवा दिया था। ये भी हो गया था। ये भी हो चुका है। ये मैं कह रहा था कि इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि कहाँ पावर है, कहाँ मल्टीप्लाई में से वो है, वो मेरे को पता नहीं है, तो इसको हम बाद में करेंगे चेक करके, है ना। और ये नहीं हुआ था शायद ना, ये हो गया था कि 16/59, ये भी हो गया था। ये शायद नहीं हुआ था, है ना। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि इफ ए प्लस बी माइनस सी रेशियो बी प्लस सी माइनस ए रेशियो सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 8, 7, 6 देन फाइंड 1/a। ये अपॉन है ना। ये यहाँ अपॉन है, 1/b 1/c ऐसे है ये, है ना। आपको 1/a 1/b एंड 1/c का रेशियो आपको बताना है। ये आपको दिया हुआ है। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास ना, मैं इसको कंपेयर कर लूंगा, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 8 है ना। ये इसके इक्वलेंट है, 8 के इक्वलेंट। b प्लस सी माइनस ए 7 के इक्वलेंट है और c प्लस ए माइनस बी ये मेरा 6 के इक्वलेंट है। ये मेरे पास है। अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखूं तो मैं दोनों को अगर जोड़ देता हूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ, ध्यान से देखें। जैसे मैं दोनों को जोड़ूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, तो b और b कितना, 2b और 8 से कितना 15। तो b की वैल्यू आ गई 15/2। ये वैल्यू हमें यहां से मिल चुकी है। दूसरा, अगर मैं इस इक्वेशन को इसको देखूं तो देखो क्या b से b कैंसिल आउट हो जाएगा और a से a कटेगा, यहां केवल c बचेगा। तो 2c इज इक्वल टू कितना, 7 6 13। c की वैल्यू आ गई 13/2। अगर अब मैं इस इक्वेशन को और इसको देखूं तो b से b कैंसिल हो जाता और c से c कैंसिल, तो a बचता। तो a कितना आ गया, 2a बराबर 6 प्लस 8 यानी कि 14। तो a बराबर 14/2 यानी कि 7। तो मेरे पास आ गया 1/a मतलब 1/7, 1/b यानी कि 1/15/2 और 1/c मतलब 1/13/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/7 2/15 2 पर पहुंचेगा और 2/13। हम तीनों कैल्शियम ले सकते हैं, 15 7 105 और 13। या फिर एक काम करो, 13 7 इसका एल्शियम कितना होगा भाई, 15 13 कोप्राइम नंबर हैं अपने आप में, तो 15 गुणा 13 इनका एल्शियम हो जाएगा। तो 15 गुणा 13 और 7 आ जाएगा फिर, क्योंकि 15 गुणा 13 में तो 7 का कोई मल्टीप्लीकेशन आएगा नहीं ना, तो 7 को तो गुणा करना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब 7 से कटेगा तो 15 गुणा 13 कितना बचेगा मेरे पास, 15 150 195। ठीक, जैसे ही 15 का भाग लगाओगे तो 105 गुणा 2 210 और 13 का भाग लगाओगे इतना 15 7 105 गुणा 2, ठीक है 210 210 ही आ रहा है ना।
13 से भाग करोगे, यहाँ क्या 15 से भाग किया, अच्छा 91, तो 192 आएगा ना यहाँ पे, 182, तो यहाँ आएगा 210, है ना। तो मेरा रेशियो हो गया 195:182 रेशियो 210। दिस इज माई आंसर। आराम से आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में। इसका पता नहीं, इसमें पूछा था कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा इसका, है ना। 1, 2, 3 ही वैल्यू दी है और x बराबर 4 पर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, यानी कि मेरे पास ये ए बी बी और सी, है ना, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये ए है ये बी है, दोबारा भी बी आएगा, ए बी सी, नहीं ए बी सी डी ना, ए बी सी डी वाला कॉन्सेप्ट है, तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, तो डी की वैल्यू यहां से हम कभी निकाल चुके थे कल, बी इंटू सी अपॉन में ए, है ना। तो अब कर लो, डी निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 4x, कह रहा है कि x बराबर 4 पे 4 चौक 16 और 3 19, डी डी तो हमें निकालना ही है, तो क्या आएगा यहाँ पे बी इंटू सी, बी थोड़ी ना आएगी, बी क्या होगा 7 चौका 28 और 30, सी कितना है 9 चौक 36 2 38, ए कितना है हमारे पास 4 चौका 16 और 3 19, 19 से कितने बार 2 बार कटेगा, तो 30 गुने 4, डी इक्वल टू कितना आ गया 60, डी इक्वल 60, हमारा यही आंसर भी है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है कि 15 इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 30 एंड ए, बताया था मीन मतलब क्या, बी बराबर अंडर रूट ए सी, यदि ए बी और सी हमारे रेशियो में है, एक प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, तो मीन जो होगा वो बी बराबर हो जाएगा कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि बी बराबर अंडर रूट ए सी, और यही हमारी क्या होगी मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखो ए बराबर कितना दे रखा है 30, यानी कि हमको 30, बी यहाँ है नहीं, बी दे रखा है 15, सॉरी गिवन है, और ए यहाँ है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, तो बी स्क्वायर मतलब कितना 15 का स्क्वायर 30 इंटू ए, अब ये 15 इंटू 15 है, ये 30 इंटू ए है, 15 से 2 बार कटेगा, तो ए कितना आ गया, क्या ए मेरा 15/2 आ गया, 15/2 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। 2 नंबर कह रहा है कि इफ टू नंबर्स 20 and are respective 20% and 50% more than the third number, then the ratio of the two numbers। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई 3 नंबर है ए बी सी, सी नंबर को मैं 100 मान सकता हूं क्योंकि उनसे ही कंपेयर कर रहा है ना, जिससे कंपेयर कर रहा है उसको 100 मान लो, 100 से कंपेयर कर रहा है ए और बी को, तो ए 20% ज्यादा है, यानी कि 100 का 20% कितना 20, तो 120 है ये। फिर कह रहा है कि जो नंबर बी है वो 50% ज्यादा है इससे, तो 100 का 50% कितना होता है 50, तो 100 प्लस 50 कितना 150। अब कह रहा है कि आप ए और बी का रेशियो बताओ, तो बता सकते हैं कि 120 तो ए है और 150 ये है, 3 से 4 बार ये कटेगा 120 और 3 से 5 बार ये कटेगा, तो 4:5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत जल्दी से आप कर सकते हैं। यहाँ क्या है, इफ ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 3 4 5 दे रखा है, तो ए प्लस बी प्लस सी 156 दे रखा है, तो एवरेज पूछ रहा है ए और बी का एवरेज बता दो। इसको भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं, कैसे, वो ऐसे कि मैं ना तीनों को जोड़ देता हूं, मैं ए प्लस बी, मैं इस इक्वेशन को इसको और इसको ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास देखो ए यहां से मिलेगा और ए यहां से, 2 ए मिलेंगे, ठीक है, बी एक यहां से मिलेगा, एक बी यहां से, 2 बी मिलेंगे, और एक सी यहां से एक सी यहां से, तो मैं कह पा रहा हूं कि मेरे पास हर एक वेरिएबल जो है चर है वो 2 बार मिलेगा, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12, 2 से काट दो इसको 6 बार कटेगा, है ना, तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 6 के बराबर आ गई, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू दी भी हुई है ना, 6 बराबर कितना 156, तो 6 दूनी ये 2 बार कटेगा 12 3 छताम 36, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 26 आ गई। एवरेज पूछ रहा है, किसका एवरेज पूछ रहा है, ए और बी का एवरेज पूछ रहा है ना, ए और बी का एवरेज पूछ रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी 3 के बराबर है, तो मैं कह पा रहा हूं कि ए प्लस बी इक्वल 3 यूनिट और 1 यूनिट कितना है 26 के बराबर,
बस एवरेज पूछ रहा है, 2 का भाग कर दो। 2 से कितने बार कटेगा, क्या 13 बार कटेगा, और 13 थी 39, तो यानी कि a प्लस बी बाई 2 मेरे पास कितना आ गया, यही तो एवरेज है? एवरेज का मतलब क्या होता है ना, संख्याओं का जोड़ बटे में भाग, जितनी वो है। जैसे 2 हैं, ए और बी, एक अलग है बी अलग है, तो 2 हैं तो a प्लस बी जोड़ के 2 से भाग कर दिया, वो जो आएगा वो एवरेज आ जाएगा, तो 39 एवरेज आ गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि a अनुपात 20 प्लस सी प्लस डी बराबर 4 7, ये सब दे रखा है। इसमें भी वही है, आप ना इसको पहले जोड़ दो ऊपर, है ना, मैं इसको ऊपर वाले से जोड़ देता हूं। यदि मैं इसको a अपॉन बी प्लस सी प्लस डी लिखूं और 4/7 कर देता हूं, तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि मेरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 11/7, क्योंकि मैं 7 को ऊपर ले गया तो नीचे वाले ऊपर चला गया, जुड़ गए, ये हो जाएगा। सेम यहां भी देखो आप, है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में कितना, a प्लस सी प्लस डी कितना हो जा रहा है, 10 प्लस 23 कितना, 33/23। अगले में भी वही होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन कितना, नीचे क्या दे रखा, a प्लस बी प्लस डी, वो कितना हो जाएगा, 15 कितना, 66/51, यही हो रहा है। तो देखो ना कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू जगह जगह अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आई है, मुझे सेम बनानी है। अब इनको तो मैं छोटा नहीं कर सकता ना, इनको तो मैं छोटा, इसको तो छोटा नहीं कर सकता क्योंकि कॉमन फैक्टर से भाग ही नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 66 के बराबर कर लूंगा इसको, तो 6 का भाग गुणा यहां करना पड़ेगा और 2 का गुणा यहां करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ 66 बन जाएगा और ये नीचे वाला 46 हो जाएगा, ये तो 51 रहेगा, ये 42 बन जाएगा, ये 66 हो जाएगा, तो ये तो ऊपर वाला तो सब अब बराबर हो गया। ठीक है, वही करना था हमको, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो हमको बराबर करना है तीनों में, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। आप यहां से देखो, इक्वेशन नंबर 1 से देखो, यहां से b प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है कितनी, 42, b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 42, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों की वैल्यू कितनी है, 66, तो मुझे यहां से a मिल जाएगा, a क्या हो जाएगा, 66 माइनस 42, यानी कितना, 6 में से 2 गया तो 4, और 6 में 4 गया तो 2, यानी a की वैल्यू 24 आ गई, ये मैं कह सकता हूं। तो a की वैल्यू मेरे पास 24 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू आ चुकी है, अब मुझे ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें b नहीं हो, तो a प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 46 ना, तो मैं 66 में से 46 घटा दूंगा, 0 यहाँ और 2 यहाँ, तो b की वैल्यू आ गई, है ना, तो b मिल गया 20। अब ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें c नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, देखो, तो a प्लस बी प्लस डी कितना है, 51, तो c यहां से निकाल सकता हूं मैं, 66 माइनस 51, 15। ठीक, अब d की वैल्यू चाहिए, वो तो आप कहीं से निकाल लो, आप ऐसी क्वेश्चन देख लो जहां a प्लस बी प्लस सी दे रखा हो, d नहीं दे रखा हो। a कितना है, 24, b कितना है, 20, c कितना है, 15, ये कितना हो गया, 5 4 9, 4 और 1 5, 59 हो गया क्या, 59 हो गया, नहीं 24 है, 4 5 9 2 4 ठीक, 59 हो गया। अब आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो, डी की वैल्यू यहाँ से आराम से आपके पास आ जाएगी, ए सी डी, हाँ ठीक, 66 माइनस 59 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगी, है ना, डी इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। अब क्या पूछा है, डी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी पूछा था, डी कितना है, 7 है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 59, तो बस आंसर हो गया 7/59, है ना, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/59, या फिर यहाँ लिख दें 7/59, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
जैसे कि यहां पे दिया हुआ, यहां मेरे को दिया है a माइनस बी इक्वल टू 1 ना, b माइनस सी इक्वल टू 2 और c माइनस डी इक्वल टू 3। कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, ठीक है, इसको रब कर लो। तो देखो a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 1 ना, b माइनस सी कितना दे रखा है 2 और c माइनस डी दे रखा है 3। मेरे को पूछा है कि आप ना a प्लस डी रेशियो c की वैल्यू बता दो मेरे को, इसका ये कहना चाह रहा है। तो मुझे a प्लस डी चाहिए, है ना। अगर मैं सबको जोड़ूं तो b से b कैंसिल होगा और यहां से c कैंसिल होगा, तो a माइनस डी बचेगा मेरे पास। ठीक है, मैं सबको जोड़ता हूं, मैंने जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिला, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी, 1 प्लस 2 प्लस 3, सी से सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, मुझे मिला a माइनस डी इक्वल टू 3 5 और 1 6, है ना। यानी कि मेरे को मिल गया कि a की जो वैल्यू है वो a माइनस डी इक्वल टू 6 है मेरे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां मुझे क्या चाहिए, यहां मुझे प्लस डी चाहिए। तो a प्लस डी कैसे मिलेगा, प्लस करने से, माइनस करने से। अगर मैं सबको घटाऊं तो मैं यदि a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, है ना, तो 1 माइनस 2 प्लस 3, ये -4 के बराबर आएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं कटेगा, है ना। तो a प्लस डी माइनस 2 बी प्लस सी आ जाएगा और ये -4 हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर कर दूं तो 4 इक्वल टू 2 बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी, और बी प्लस सी तो मुझे मिलेगा ही नहीं कैसे भी। बी प्लस सी तो मिलेगा ही नहीं। तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, ये कैसे सॉल्व होगा, एक सेकंड लेट मी ट्राई। अगर मैं a माइनस बी को 1 लिखूं, b माइनस सी को मैंने 2 लिखा और c माइनस डी को मैंने 3 लिखा, तीनों को फिर मैंने जोड़ा अलग अलग, तो मुझे a माइनस डी बराबर मिल गया कितना, 6। और यहाँ से मुझे a माइनस डी कुछ मिल सकता है क्या, यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू लूँ तो वो 2 प्लस सी हो जाती है, यहाँ रख देता हूँ, a माइनस सी इक्वल टू 3। ठीक है, तभी मेरे को 3 6 मिल रहा है। सी कैसे कटेगा, सी नहीं कटेगा ना, इसको बाद में देखेंगे, छोड़ दो इसको, कोई नहीं है इसमें। ए प्लस बी रेशियो सी दे रखा है मेरे को 11:4 और बी प्लस सी अनुपात ए दे रखा है मेरे को 26/9। ये 26 अनुपात नौ। सी प्लस ए इस टू बी का आपको मान निकालना है। आप पहले क्या करो, आप वही ए प्लस बी प्लस सी वाला फंडा लगाओ पहले। यहां से देखो, आप इसको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी कितना हो जाएगा मेरा, 11/4 क्यों, आप इसको इसको इसमें जोड़ोगे तो ये नीचे वाला भी तो जुड़ेगा ऊपर वाले में, वही तो हो रहा है, ये हो गया यहाँ से। आप फिर यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a बराबर कितना है, 26 9 कितना होता है 35, और ये कितना हो जाएगा 9। यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 15 और यहाँ है 35, आपको दोनों को सेम बनाना है ना। तो ये क्या है, ये है 7 × 5 और ये कितना है 3 × 5, तो 5 दोनों का कॉमन आ गया, तो 21 इसमें नहीं है, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 35 और 15 का 105 होगा, है ना। 15 35 का एलसीएम क्या होता है 105, दोनों 105 का बना लो, इसमें गुणा कर दो 7 से ऊपर नीचे और इसमें कर दो 3 से ऊपर नीचे, ये हो गया 105 और ये हो गया 27।
ये हो गया यहाँ 105 और ये नीचे हो जाएगा 9 7 चौका 28। देखो सी की वैल्यू 28 आ गई और यहाँ से ए की वैल्यू 27 आ गई। अब 54 और 55 होता है ना, और 105 में से घटा दो दोनों को जोड़ के तो आपके पास बी आ जाएगा, है ना। 0 बच गया और यहाँ 5 बच गया, तो आपको बी की वैल्यू मिल गई 50। क्या पूछा है? ए प्लस सी मतलब 27 प्लस 28 कितना होता है भाई? ये होगा 55। और बी कितना है? वो है 50। क्या 5 के मल्टीपल दोनों? हाँ, 5 से 11 बार ए कटेगा और 10 बार ए कटेगा। आंसर मेरा आ गया 11:10, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 11:10 हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल है। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें सीधा पूछ रहा है कि बताइए कंपाउंड रेशो क्या होगा। कंपाउंड रेशो मैंने बताया था, यदि आपको कोई दो रेशो दे रखे हैं, ए रेशो बी और सी रेशो डी, आपको दोनों का कंपाउंड रेशो पूछा है, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका ए गुणा ए बटे बी गुणा में सी बटे डी। ये आपका कंपाउंड रेशियो है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 गुणा में 5/7। कुछ कट पिट रहा नहीं है। 2 पंजे 10 और 7 तिया 21, यानी कि मेरा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10:21, है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। यहां भी देखो, आपको यहां बोल रहा है कंपाउंड रेशियो, फिर से यहां भी निकाल सकते हो आराम से। कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना, बस गुणा कर देना है। तो x अपॉन वाई जेड इंटू वाई अपॉन जेड एक्स इंटू में जेड अपॉन एक्स वाई, ये जो आ जाएगा वही आपका कंपाउंड रेशियो है। तो यहाँ देखो, क्या y से ये y कट जाएगा, ठीक है। इस z से ये z कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्या बचा? ये बचा तुम्हारा 1/xyz। लेकिन इसमें कुछ और पूछा है, इनवर्स द रेशियो ऑफ एक्स वाई, इसका इनवर्स पूछा है ना। तो अभी हमारा क्या आ रहा है? अभी हमारा 1:x, y, z आ रहा है। इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x, y, z रेशियो 1। यही तो आंसर है। दिस इज द आंसर, यानी x, y, z रेशियो 1, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, फिर से कंपाउंड रेशियो पूछ लिया, बस कुछ नहीं करना, गुणा कर देना। 6 गुणा 7, 7 गुणा 7/8 और 16/15। 7 से 7 कैंसिल, 8 से 2 बार कट जाएगा, 3 से 2 बार एक कटेगा, 3 से 5 बार एक कटेगा। क्या आंसर आया? क्या 4:5 इज द करेक्ट आंसर? यस, है ना। 4:5 इज द आंसर, which is ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हम लेंगे जो एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन एन ऑफिस इज 5:7, है ना। किसी ऑफिस में काम करते हैं महिला और पुरुष, उनका जो अनुपात है संख्या का वो 5:7 है। इफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन ऑफिस इज 56, तो मैं पुनः ऐसे लिख लेता हूं कि मैन एंड वीमेन का अनुपात कितना दे रखा है आपको? 5:7 दे रखा है। मैन एंड वुमेन का जो अनुपात है वो 5:7 दे रखा है। ठीक, कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन ऑफिस इज 56, फाइंड द नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन द ऑफिस। कि जो वुमेन है ना, वो ऑफिस में कितना काम करती है ना। इसको 5x मान लो, इसको 7x मान लो, संख्या है। और कितनी वुमेन काम कर रही है? 56 वुमेन काम करती हैं। वुमेन की संख्या है कितनी हमारे हिसाब से? 7x। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 56। तो 7x की वैल्यू 56, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 56/7, यानी कि 8। x बराबर 8 आ गया। और मैन कितने हैं हमारे अकॉर्डिंग? 5x। 5x मतलब 5 गुणा x, x कितना है? 8। 5 गुणा 8 कितना हो गया? 40। तो मैन कितने हैं? 40 मैन काम करते हैं। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई, यानी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। लेकिन आप ध्यान रखो कि जब मैं ऐसे लिखूंगा ना, तो अब अगली बार से मैं x का प्रयोग नहीं करूंगा इसमें। x नहीं, x बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि 5x 7x है। x तो कट जा रहा है ना मेरा, x का कोई मतलब नहीं है। x के मैं क्या बोलूंगा? यूनिट बोलूंगा। ध्यान रखना आप, जब मैं x, जब यहाँ पे आप x इमेजिन कर रहे होगे तो आप वहाँ यूनिट इमेजिन करोगे। मैं x लिखूंगा नहीं, लेकिन यूनिट तो साथ में चली रही है ना। 5u 5x 5y कुछ भी वेरिएबल चला है, लेकिन वो दिमाग में है मेरे, पेपर पे नहीं होना चाहिए।
तो मैं हमेशा अब आगे से ऐसा बोलूंगा 7 यूनिट की वैल्यू इतनी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे मैं बात करूंगा। अब मैं एक्स का प्रयोग आगे नहीं करने वाला हूँ, ये आप ध्यान रखें। आगे से मैंने बता दिया कैसे होता है। अब एक्स की वैल्यू आगे से जूम नहीं करूंगा, एक्स को जूम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट रेशियो लिखूंगा, वहां से मैं यूनिट यूनिट का कुछ ऐसा बोलूंगा, आपको समझ जाना कि एक्स की बात हो रही है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि what is the least possible number which must be subtracted from 16, 19, 23 so that the resulting number are in the continued proportion। ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक लग रहा है मेरे को, इसको करते हैं। कह रहा है कि कोई नंबर है 16, 19 और 23 है, ये कोई नंबर है मेरे पास, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो आपको क्या बताना है, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू माइनस करी जाए इसमें से कि जो आपका जो नंबर है 16, 19, 23 वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए। अभी नहीं है, 16, 19 कुछ और है, 19, 23 कुछ और है। जब हम उस नंबर को माइनस कर देंगे तो एक प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। हमको वो कैसे करना है वो हम देख लेना चाहते हैं। तो मैंने कल बताया था यदि आपके पास ऐसे दे रखा हो कुछ करके, तो आप क्या करेंगे, ए डी इंटू बी सी। लेकिन यहां पे कुछ और खेल चल रहा है, यहां पे ना ए बी सी दिया है, तो आप क्या करेंगे, बी को 2 बार लेंगे, है ना। यहां पे जो मामला है वो कुछ ऐसा मामला है। तो देखो क्या बी 2 बार आ गया आपके पास, है ना, ये चीज चल रही है। तो ये वाला वो चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी इज इक्वल टू अंडर रूट में ए सी, ये आप कर लेंगे। यहां से आप एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एक्स बराबर 7 आ जाएगा। लेकिन इसको छोड़ के हम एक और तरीका अपनाना चाहते हैं, है ना। हम वो तरीका अपनाएंगे और वो तरीका क्या होगा वो मैं बता दे रहा हूं। मान लो कि मुझे कोई 4 नंबर दिए हैं जो रेशियो में है सी और डी। इनमें से मेरे को बोला गया, इनमें से बताइए कौन सा नंबर मैं घटा दूं, लीस्ट नंबर की, मैं चलो ऐड की बात करता हूं, मैं कौन सा नंबर इसमें ऐड कर दूं, एक कम से कम नंबर ऐड करूं या कोई नंबर ऐड करूं जो मेरा आंसर जो है वो एक प्रोपोर्शन में आ जाए, है ना। अभी मैं बी और सी को इक्वल नहीं मान रहा हूं, मैंने अलग नंबर लिए हैं, बी और सी अलग है मेरा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, यही तो है। इसी के बेसिस पर हम काम करने वाले हैं आगे, ठीक। मैं कह रहा हूं कि मैंने ना ए प्लस एक्स कर दिया, इसको हटा दो, ये तो मुझे बनाना है ना, दिया थोड़े ना है। ए बी सी डी नंबर दे रखे हैं, ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स और डी प्लस एक्स कोई नंबर में जोड़ रहा था, एक्स कोई नंबर में इसमें जोड़ रहा था, ठीक। पता है मुझे कि ए डी बराबर ये होता है, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं ए प्लस एक्स इंटू में डी प्लस एक्स बराबर में बी प्लस एक्स और इंटू में सी प्लस एक्स, ये कर लूंगा। अब मैं गुणा करता हूं इसको, है ना। ए प्लस एक्स का गुणा मैं कर रहा हूं किससे, डी प्लस एक्स से। तो ए गुणा डी होगा तो क्या हो जाएगा, ए डी। ए का गुणा फिर एक्स से होगा, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस डी एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू सी, बी इंटू सी, बी एक्स सी एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। देखो कुछ चीजें कट जाएंगी, है ना। इस एक्स से ये वाला एक्स कट गया, है ना। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, कट तो जाना ही है, यहाँ पे बराबर में दे रखा है। अब आप एक्स को एक तरफ कर लो और बाकी बचे कांस्टेंट को एक तरफ कर लो। मैं ना लेफ्ट हैंड में एक्स के उसको कर लेता हूँ कोफिशिएंट्स को, बचे कांस्टेंट्स को मैं राइट में कर लेता हूँ। तो यहां से देखो बी एक्स सी एक्स जाएंगे, यहां से ए एक्स डी एक्स बचेगा, मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे ए प्लस डी बचा और यहां से मुझे बी प्लस सी मिलेगा। और यहां क्या आ जाएगा बच के, बी सी तो पहले से मौजूद है ना, बी सी। यहां क्या बचेगा, क्या ए डी माइनस ए डी। इसको और आगे बढ़ाओ तो x की वैल्यू जो होगी वो बी सी माइनस ए डी अपॉन ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। तो देखो ना, क्या ये फॉर्मूला बन सकता है एक तरीके का कि अभी भी ऐसा केस आएगा कि मुझे कोई नंबर इसमें ऐड करना है या घटाना है, तो मैं वहां से इसको ऐसे निकाल सकता हूँ उस नंबर को, है ना। क्योंकि मुझे बी पता रहेगा, सी पता रहेगा, ए पता रहेगा, डी पता रहेगा, ए बी और डी और ये सब पता रहेगा। इसका मतलब बी सी क्या है, बी सी मतलब जो मिडिल नंबर है, जो मिडिल रेशियो उसका उसका मल्टीप्लीकेशन माइनस एक्सट्रीम का मल्टीप्लीकेशन का माइनस, फिर एक्सट्रीम का एडिशन माइनस बी प्लस, इनका
दोनों का एडिशन माइनस इस दोनों का एडिशन। तो यहां से देखो मेरा ये वाला जो गिवन क्वेश्चन है इसमें ना 16, 19, 23 है, लेकिन अब ये 4 नंबर चाहिए ना हमको, तो ये क्या है, ये 16, 19, 19, 23 है। यानी कि बी को 2 बार लिया है, बी यहां भी आएगा यहां भी आएगा, यानी बी इक्वल टू सी है, तो सी की जगह बी आएगा। कंटेंट प्रोपोर्शन तब बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं। तो ठीक है, बी इंटू सी मतलब 19 का स्क्वायर है ना, तो 19 गुणा 19 माइनस 16 गुणा 23 अपॉन ए प्लस डी यानी कि 16 दिनों में कितना 39 माइनस बी प्लस सी यानी कि 38। देखो नीचे तो माइनस होकर 1 आ जाएगा। ठीक, 19 19 कितना हो गया, क्या 361 हो गया। 16 दिन में 32, 320, 16 3 48, 320 और 48 कितना हो गया 368। कितना बचा 7 है। एक बात आप ध्यान रखना, इसको मॉडुलस में लेंगे आप हमेशा, ठीक है, मॉड में लेंगे आप इसको। ठीक, 7 आ रहा है बस। ए प्लस डी कितना आ रहा था यहाँ, सॉरी हाँ 39 माइनस 1 19, 361 और 368। हाँ, तो यहां से आपका जो आंसर है वो आंसर आपका आ गया x बराबर 7, और मैंने निकाल दिया। अब मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस मीन वाले का मल्टीप्लीकेशन अपॉन एक्सट्रीम्स का जोड़ माइनस मीन्स का जोड़, और उसको मैं मॉड में ले दूंगा। मॉड का मतलब आपको अगर नेगेटिव आ रहा तो उसको पॉजिटिव कर लो, है ना। जब तक आपको ऑप्शन देख के लग जाएगा कि यदि नेगेटिव आंसर आ रहा है ऑप्शन में, फिर आप उसको इस तरीके से करेंगे, बी की जगह बी रखेंगे, सी की जगह सी रखेंगे, मतलब फिर आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे, ऐसे रखेंगे आप। लेकिन जब ऑप्शन में आपको सारे नंबर प्लस में दे रखे हैं तो फिर आप उसको आप एडी माइनस बीसी भी कर सकते हो, बीसी माइनस एडी कर लो, है ना, कैसे घटा लो। अगर आंसर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में आप ले लो। अगर ऑप्शन में आपको नेगेटिव नहीं दे रखा कहीं भी, सारे नंबर पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव कंसीडर करके कर लो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन कोई नेगेटिव दे रखा है तो आप प्रॉपरली इसको यहाँ पे जैसे जैसे साइन कन्वेंशन दे रखी है वैसे वैसे आप रखिए, तब आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो अब आपको ज्यादा इसमें ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये आप भूल जाओ। आपको सीधा आप नंबर निकालने के लिए तरीका मिल चुका है, आप ऐसे आराम से नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी नंबर दे रखो आराम से निकालो उसको, बहुत सब नहीं करना आपको। मल्टीप्लीकेशन का माइनस और अपॉन में एडिशन करके इसको कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे आगे, मैं बताऊंगा तब आपको कैसे करना। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 98 का आपको निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, मतलब आपको b बराबर अंडर रूट ए सी का पालन करना है, ए सी आपको कैलकुलेट करना है। तो b बराबर अंडर रूट में ए सी, कोई नहीं, यहां से देखो a कितना है 8, 98 ये, तो 8 का मतलब क्या, 2 गुणा 4, 98 का मतलब क्या 49 गुणा 2, है ना। नहीं भाई, 16 और 49 का अंडर रूट ले दो, 16 का कितना होगा 4, 49 कितना होगा 7, कितना आंसर आया 28, है ना। तो बी आ गया 28, और यही तो हमारा मीन है ना। 28 कहाँ है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, 28 आंसर आ गया। आगे, द स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, है ना, 2:3:4 में किसी क्लास में विद्यार्थी थे। इफ 40 स्टूडेंट्स एडेड इन ईच ऑफ द क्लास, हर क्लास में 40 बच्चे ऐड हो रहे हैं, तो 3 में कितना होंगे 120 ऐड हो जाएंगे, एंड रेशियो बिकम्स 4:5:6 है। तो रेशियो आपका 4 5 6 का हो जा रहा है। कोई नहीं, आप ना इनमें से कोई 2 पकड़ लो। आपने 2 और 3 को ले लिया, आपने क्या किया 40 इसमें जोड़े और 40 इसमें जोड़े, तो आपका रेशियो कितना हो गया ए और बी का, 4 और 5 का रेशियो हो गया, बात खत्म। ठीक, 5 × 10, इसको मैं पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं, रुको। मानिए कि मेरे पास कोई 2 नंबर दे रखे हैं कि ax और bx के रेशियो में है, मैं उसमें एक नंबर में m ऐड करता हूं, एक में n ऐड करता हूं, मेरे पास जो रेशियो आता है वो cy dy बन के आता है। ये रेशियो मेरे पास कैलकुलेट होके आता है। ठीक है, अब मुझे ना x की वैल्यू फाइंड करनी है यहां से,
मैं एक्स निकालना चाहता हूँ, एज द वैल्यू ऑफ एक्स, उसमें बाद में तो एम जोड़ ही दूंगा क्योंकि एम तो मुझे पता है, एम तो गिवन होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मान लो कोई रेशियो पहले ए एक्स और बी एक्स में दे रखा है, उसमें हम ए एक्स में अगर एम जोड़ रहे हैं एक क्वांटिटी में और दूसरी में हम एन जोड़ते हैं तो रेशियो बदल के सी वाई और डी वाई हो जाता है। ठीक है, तो ए एक्स प्लस एम अपॉन बी एक्स प्लस एन मेरे पास क्या हो रहा है, सी वाई अपॉन डी वाई के रेशियो में आ जाए। देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया तो सी अपॉन डी बचा बस। अब मैं जानता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ना, इसका गुणा इससे करूंगा, इसका गुणा इससे करूंगा, बराबर कर दूंगा दोनों को। तो यहां से आ गया डी एक्स प्लस डी एम इज इक्वल टू सी बी एक्स प्लस सी एन। आप एक्स एक्स को एक साइड कर लो और कांस्टेंट को एक साइड ले आओ, आप एक्स को इधर ले आओ, तो यहां बचा आपके पास ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू सी एन माइनस डी एम। एक्स की जो वैल्यू है वो है आपकी सी एन माइनस डी एम और ए डी माइनस बी सी है ना। ये देखो वैल्यू आ रही है आपके पास। सी क्या है आपका, ये वाला रेशियो का कोफिशिएंट, और डी क्या है आपका, ये वाला कोफिशिएंट। ए क्या है आपके पास, ये वाला कोफिशिएंट, ये वाला रेशियो कोफिशिएंट, और डी ये है ना, बी ये रहा और सी ये रहा, है ना। चलो देखो क्या है, ये क्या है, इसका गुणा इससे किया क्रॉस, इसका गुणा इससे के दोनों को माइनस कर दिया तो आपको ऊपर वाला मिल गया, फिर डिवाइड लगा दिया, फिर इसका गुणा इससे किया और इसका गुणा इससे किया, दोनों को माइनस किया गुणा करने के बाद, फिर आपको ये मिल जाएगा। ऐसे वही जो मिलेगा आपको वही आपके एक्स की वैल्यू, वही आपके एक्स की वैल्यू होगी, उसको यहां गुणा कर देंगे तो आपको ये वाली पूरी टोटल वैल्यू, ये वाली टोटल वैल्यू मिल जाएगी, है ना, इनिशियल क्वांटिटी मिल जाएगी हमको। ध्यान रखना ऐसे किसी भी केस में जो यूनिट की जो वैल्यू मिलेगी आपको, और तब आप उसको जब गुणा करेंगे तो आप उसको हमेशा ऊपर वाले में गुणा करेंगे, जो ऊपर वाला रेशियो होगा जिसको आपने पहले माना है। आप नीचे वाले में नहीं गुणा कर सकते, आपको ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी उससे, आपको हमेशा यही वैल्यूज मिलेंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू मिल रही है ना, वाई की वैल्यू तो नहीं मिल रही है हमको, तो हम हमेशा इसमें गुणा करेंगे एक्स की वैल्यू, क्योंकि हमें एक्स ही फाइंड हो रहा है और एक्स हमारा एक जो हमारी क्वांटिटी 1 है वो कितनी है, एक्स, क्वांटिटी 2 कितनी है, बी एक्स, तो हमेशा आपको एक्स मिलेगा। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 क्लासेस हैं, रेशियो कितना है 2 3 4 का, बाद में 120 बच्चे ऐड होते हैं हर क्लास में 40, तो रेशियो कितना हो जाता है 4 5 और 6 का रेशियो बन जाता है। मैंने कहा कोई दो पकड़ लो, आपने ए और बी को ले लो 2 3, तो ए में कितना ऐड हो रहा है 40 और बी में कितना ऐड हो रहा है 40। ध्यान रखना ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको आप हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, है ना, मॉड लेंगे, मॉड बोलते हैं इसको, 2 डंडे लगे होते हैं, तो यानी कि अगर अंदर नेगेटिव भी आ रहा है तो आप इसको पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, कोई नहीं, 2 3 हो गया, 40 इसमें 40 इसमें ऐड हो रहे हैं, रेशियो कितना हो जा रहा है कि 4:5 हो जा रहा है ना। इसको हम फॉर्मूले से करना चाहते, हम इससे करना चाहते हैं। मैंने क्या बोला था, सी इंटू डी यानी कि 4 गुणा 40, 4 गुणा 40, सी इंटू एन मतलब माइनस 5 गुणा 40 अपॉन 2 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा 10, 3 गुणा 4 से कितना हो जाएगा 12 और डंडे लगा दो 2 यानी कि मोड लगा दो, 4 चौका 16 160 माइनस 200 कितना हो जाएगा भाई 40 बटा 10 माइनस 12 कितना 2, कितना आ गया क्या 20 आ गया, यानी कि x की वैल्यू 20 आ गई। तो पहले इसका मतलब हमें यहां से मिल गया, अब यूनिट कितनी मिल गई 20 मिल गई हमको, है ना, 1 यूनिट बराबर 20 हो गया। ऑप्शन में ऑप्शन क्या और पूछा क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल 3 क्लासेस, कितने हैं, कितने थे 4 3 7 2 9, 9 थे यूनिट के हिसाब से, 9 यूनिट थे, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, गुणा कर दो, क्या 180 स्टूडेंट्स आ गए, है ना। स्टार्टिंग में कितने विद्यार्थी थे 180 विद्यार्थी थे क्या हमारे पास, हाँ बिल्कुल सही बात है कि 180 विद्यार्थी हमारे पास स्टार्टिंग में थे। अब आगे से आप क्या करेंगे ये कुछ नहीं लिखेंगे अब आप आगे से, ये बिल्कुल नहीं, ये सब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, सीधा रेशियो लिखना है, ऐड करना है ना, इसका गुणा इससे करना है, इसका गुणा इस दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, और फिर इसका गुणा इससे करना, इसका गुणा इससे करना और दोनों को माइनस कर देना, तब जो आंसर आएगा वो आपके पास मिल जाएगा, वही आपकी एक्स की वैल्यू, आपकी यूनिट की वैल्यू होगी, उसका आप यहाँ गुणा कर दो, आपको इनिशियल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। ठीक है ध्यान रखो जब दोनों चिन्ह माइनस के होंगे, दोनों साइन सेम सेम होंगे, माइनस माइनस होंगे तो माइनस होगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर साइन साइन यहाँ पे सेम है, दोनों में ऐड ही हो रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, और अगर दोनों माइनस हो रहा है तो भी यहाँ माइनस आएगा।
तभी भी दोनों घटेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा तब घट जाएंगे। जैसे ही साइन अपोजिट होंगे तो फिर दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे, यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, नीचे वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ। आगे और पता लग जाएगा, मैं जब आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप यहाँ रुक जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेरीज डायरेक्टली एज बी। ए हमारा जो है ना वेरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, है ना। जैसे जैसे बी बढ़ेगा, बी वेरी करेगा, बी चेंज होगा, वैसे वैसे ए भी चेंज होगा। यदि बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, और बी घटेगा तो ए भी घटेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी के अपोजिट है, यानी कि सी अगर बढ़ रहा है तो ए घट रहा होगा, और सी अगर बढ़ रहा है तो ए घट रहा है, और सी घटेगा तो ए बढ़ेगा। ये हो गया, ये साइन है प्रोपोर्शनलिटी का। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ए बराबर, मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट के मान लूंगा जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, और इसको ऐसे कर दूंगा, तो मेरा भी एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया कि ए बराबर के बी अपॉन सी। के की वैल्यू नहीं पता, निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कुछ कंडीशंस इसमें दी होंगी। ए इज 12 व्हेन बी बराबर, बी इज 6 एंड सी इज 2। कह रहा है कि ए की वैल्यू 12 है, कब, जब बी की वैल्यू 6 दे रखी है आपको और सी की वैल्यू 2 दे रखी है। तो 2 से देखो 3 बार कटेगा, और 3 से ये 4 बार कैंसिल आउट होगा, तो के की वैल्यू 4 आ गई, बस यहां पुट कर दो, तो ए बराबर आ गया 4b अपॉन सी, है ना। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अब क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 3 है। इधर रख दो बस, कुछ नहीं। 4, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, सी की कितनी है, 3, 3 चौका 12, 4 चौक 16, यानी ए बराबर आ गया मेरा 16, है ना। यानी ए की वैल्यू 16 होगी जब जब बी की वैल्यू 12 है और सी की वैल्यू 3 हो जाएगी आपके पास, तो मेरा ए बराबर 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डायरेक्टली बोलेगा तो ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, बी इनवर्स बोलेगा तो ए अपॉन बी। जैसे इसने बोला था कि सी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो मैंने लगा ना ए 1 अपॉन सी। देखो के मान लिया, और हमारा आंसर आगे आ चुका है। एग्जाम्पल अगला क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ ए कॉइन वेरीज, है ना। कोई सिक्का है और सिक्के के साथ कुछ दिक्कत है भाई। द वैल्यू ऑफ कॉइन, एक कॉइन वेरीज डायरेक्टली टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। जो कॉइन की वैल्यू है ना, जो कॉइन की वैल्यू है ना, वो डायरेक्टली वेरी करती है किसके, रेडियस के स्क्वायर के। व्हेन इट्स थिकनेस इज कांस्टेंट, तो थिकनेस पे तो फर्क, जब थिकनेस कांस्टेंट है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है वैल्यू का फिर। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए कॉइन इज 1.5 एंड रेडियस एंड द वैल्यू इज 2, व्हाट इज विल बी द रेडियस ऑफ ए कॉइन इफ इट्स वैल्यू इज 5। तो मैं यहाँ पे ना v बराबर के आर स्क्वायर लेके चल सकता हूँ, वैल्यू बराबर के आर स्क्वायर, के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ। या मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं के ना निकालू, मैं बस डायरेक्ट रख दूंगा। v कितना है, मेरा कह रहा है कि जब रेडियस की वैल्यू 1.5 है तो v की वैल्यू 2 है, तो 2 रख दो। के नहीं पता, r कितना है, 1.5 है उस टाइम पे। ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा मैं क्या करूँ, मुझे v नहीं पता दूसरे वाला, लेकिन मुझे k भी नहीं पता, चाहिए भी नहीं, जरूरत भी नहीं, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। और वैल्यू पूछी है मेरी, वैल्यू क्या पूछी है, वैल्यू दी हुई है ना। वैल्यू 5 दी है, के की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा मार्क कट जाएगा, और आर स्क्वायर मुझे पता करना है। अब मुझे R2 स्क्वायर पता करना है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आप डिवाइड कर दो, है मैं इसके नीचे ले आता हूँ इसको, तो मैं इसको 5 कर दूंगा, और मैं यहाँ पे इसको के आर स्क्वायर कर दूंगा, R2 स्क्वायर। देखो के से के कट गया, और 2/5 है, तो 2/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.5 का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया 5/2 इंटू में 1.5 का स्क्वायर। ये कितना होता है, 225। ये 2.5 इंटू 2.25 है, आर इतना आ गया। या फिर इसको छोड़ दो, आर स्क्वायर कितना आ गया मेरा, ये आ गया 2.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2.5 है और 1.5 का स्क्वायर है ना, रूट है, इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट हो जाएगा। इसको आप बाहर कर लो, 1.5 का स्क्वायर तो बाहर आ गया, रूट से बाहर आएगा 1.5, ये अंदर रह जाएगा 2.5 बस। तो आपका जो आर की वैल्यू है वो ये आ गई कि 1.5 इंटू में अंडर रूट 2.5, ये आपका आर है। कब, जब आपकी वैल्यू 2।
रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ कृष्णा एंड बलराम। कृष्णा और बलराम तो लोग दे रखे हैं, उनका रेशियो है 3:4। 4 years अर्लियर देयर रेशियो वाज 5:7। कह रहा है कि 5 साल पहले, अब 5 साल पहले मतलब माइनस लगा दो, और कितना रेशियो था, 5:7 था। तो मैंने बोला था इसका गुणा इससे करो, 5×7=21 माइनस 4×5=20 इज इक्वल टू, इसका गुणा इससे 25 माइनस फिर इसका इससे, दोनों दोनों के लिए सेम ही आएगा क्योंकि -5 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर भी घटेंगे ही ना, इनका माइनस ही आएगा। 7×5=25, कितना आया 10, 10 यानी कि यहां से कितना बचा, 21 - 20, एक यूनिट की वैल्यू 10 आ रही है। क्या पूछा है, 10×3=30, 10×4=40। अब क्या पूछ रहा है कि बताओ प्रेजेंट एज पूछिए, है ना। प्रेजेंट एज मतलब कितना, कुछ गलत हुआ क्या, तो क्या 4×5=20, 7×21, ठीक है, 1, 10, अच्छा 4 years अर्लियर है, गलत कर गया। कृष्णा और बलराम दे रखे हैं, उनकी रेशियो 3:4 दे रखी है, 4 साल पहले, 4 साल इसके 4 साल इसके, है ना, -4, 5:7 था। ध्यान रखना प्रेजेंटेज ये है, ये बात पहले वाली है, हमको प्रेजेंट चाहिए। तो 7×21, 4×5=20, तो 21 - 20, और यहाँ पे क्या आएगा, वो किसके बराबर आएगा, 5×5=20 और 7×4=28, कितना यहाँ 8 बचेगा घट के दोनों में से, तो एक की वैल्यू आ गई 8, 1:8। क्या पूछा है प्रेजेंट, तो 8 दिया, 24, 8×4=32, यानी कि 24 साल 32 साल उम्र है उनकी फिलहाल। प्रेजेंटेज मिलेगी 3:4 दे रखा था प्रेजेंटेज का रेशियो, ये रहा। मैंने बोला था कि आपको हमेशा यहाँ से इसके लिए एक्स मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। अब कह रहा है कि 4 साल पहले कितने के रहे होंगे वो, तो 4 घटा दो इसमें से, कितना होगा, इसकी 20 रही होगी और इसकी 28 रही होगी। देखो क्या 4 से कट रहा है, 4×5=20, 4×7=28, रेशियो 5:7। ठीक है, बात सही है यहाँ से, तो आप इसको बड़ी आराम से कर सकते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं, सिंपली बस फॉलो करते जाओ जो रूल बताया है उसको। एज ऑफ सचिन और उसके बेटे की एज का जो रेशो है वो 4:1 है। कह रहा है सचिन अपने बेटे की एज उम्र का 4 गुना है। 5 years एगो यानी कि 5 साल पहले सचिन वाज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन। 9 साल 5 साल पहले वो अपने बेटे की उम्र का 9 गुना था। कुछ नहीं, 1×4 और 9×1 कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 5। 9×5=45 -5, 45 - 5 कितना बचेगा, क्या 40, 5 वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो 8×4=32 साल है और 8×1 8 साल है। क्या पूछ रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन 32 साल है क्या, ठीक है, सचिन आज कितने साल का है, 32 साल का है। ये हमारे पास आंसर आ गया, बहुत ही आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं, बस आपको ध्यान से करना है। वरुण एज एंड इज मदर्स एज इज 5:11, है ना। वरुण और उसके जो माँ की जो एज है, वरुण और उसकी जो मदर है, उनकी जो एज का रेशियो है वो 5:11 है। डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 18 ईयर्स, है ना। उनके दोनों की उम्र का अंतर कितना है, 18 साल है, लेकिन यहाँ अंतर कितना है, हमारे हिसाब से अंतर कितना है, 11 - 5 यानी कि 6 यूनिट का अंतर है। वो किसके बराबर दिया है, 18 के बराबर। 1 यूनिट कितना बराबर है, 3 के बराबर। तो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एज इज आफ्टर 5 ईयर्स, पहले प्रेजेंट एज निकाल लो, है ना। 3×5 तो 15 साल तो वरुण की एज है, 11×3=33 साल माँ की एज है। कि 5 साल बाद उनका रेशियो पूछ रहा है, तो 5 इसमें जोड़ दो, 5 इसमें जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, ये तो 20 हो गया और ये 38 हो गया, है ना। 2 से कटेगा, 2 से 10 बार कटेगा और ये 2 से कितना 19 बार कटेगा, तो रेशियो इज 10:19। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन डी पर टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। बहुत ही आराम से आप करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल बहुत आराम से होते हैं, जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसा आप करते जाइए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है उसमें, जैसे बताया वैसे ही करना है, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, रेशियो का कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी। और अभी मैं करवा ही रहा हूँ क्वेश्चन, तो और देखते रहिए आराम से। विपिन इज 6 times
विपिन के बारे में बात हो रही है। विपिन और आलोक दो दोस्त हैं। विपिन 6 टाइम है आलोक का, है? अगर आलोक 1 है तो विपिन कितना है, 6 है। अगला क्या कह रहा है, कंडीशन नंबर 2 क्या, विपिन एज यानी विपिन एज विल बी चंदन के साथ है ना, विपिन एज विल बी ट्वाइस चंदन एज आफ्टर 10 ईयर्स, है 10 साल के बाद विपिन की एज चंदन की एज क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी 10 साल बाद। ठीक है, कोई बात नहीं। इफ चंदन 7th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 3 ईयर्स एगो, है ना, चंदन आज से 3 साल पहले 7 साल का था, तो चंदन आज कितने साल का होगा, चंदन आज 10 साल का होगा, है ना भाई। चंदन का बर्थडे आज से 3 साल पहले 7वां बर्थडे था, तो आज चंदन का कितना, कौन सा बर्थडे होगा, 10वां बर्थडे होगा। चंदन आज 10 साल का है, तो आलोक की परसेंटेज पूछी है उन्होंने। एक बात और कि उसने ये बोला है कि आज तो ठीक है, आज चंदन 10 साल का है, और एक और बात, चंदन विपिन विल बी ट्वाइस एज ऑफ चंदन एज आफ्टर 10 ईयर। आज से 10 साल बाद विपिन चंदन की एज का दोगुना हो जाएगा। तो चंदन आज 10 साल का है, चंदन 10 साल बाद कितने का होगा, चंदन 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। तो विपिन कितने का हो जाएगा 10 साल बाद, कह रहा है दोगुना हो जाएगा, तो विपिन 40 का हो जाएगा। यानी विपिन आज से 10 साल बाद 40 का होगा, तो विपिन आज कितने का है, 30 का। विपिन आज तो 30 का ही है ना, और विपिन की परसेंटेज है कितनी, 6। तो 6 की वैल्यू 30 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5। पूछा क्या है, आलोक की परसेंटेज कितनी है, 1 यूनिट के बराबर, वो कितनी है, 5 साल। तो आलोक की जो वर्तमान आयु है वो 1 गुणा 5 यानी कि 5 ईयर्स। इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा घुमाया उसने क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने। मैं इसको दोबारा बताने लगता हूँ आपको। विपिन और आलोक दो कोई दोस्त है, कह रहा है कि विपिन इज 6 टाइम्स एज आलोक। यदि आलोक की एज 1 है तो विपिन की एज 6 है। इसको आप यहाँ भूल जाओ, ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है। इसको मैं बाद में, इसको जब आऊंगा वापस इस पर, तब यहाँ से कैलकुलेट करूंगा आलोक की। फिर कह रहा है कि विपिन एज विल बी ट्वाइस चंदन एज आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, कि 10 साल बाद विपिन की एज, आज से 10 साल बाद विपिन की एज चंदन की एज की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहां से कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि कुछ ऐसा खास पता नहीं है। फिर कंडीशन दी, इफ चंदन 7th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 3 ईयर्स एगो। आज से 3 साल पहले चंदन ने 7वां अपना बर्थडे मनाया था, यानी चंदन आज से 3 साल पहले 7 साल का था। चंदन आज कितने साल का है, चंदन आज 10 साल का है। तो चंदन आज के 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, है ना। तो चंदन का जो आज जो है वो 10 साल की एज है, 10 साल और ऐड कर दो तो चंदन यहाँ पे 20 साल का हो जाएगा। जब चंदन 20 साल का होगा 10 साल बाद, तो विपिन कितने का हो गया होगा, चंदन का 2 गुना हो गया होगा, विपिन 40 का हो गया होगा। तो विपिन आज कितने का है, 30 का है ना, क्योंकि ये तो 10 साल बाद हो रहा है ना। और आज विपिन की एज हमारे हिसाब से कितनी है, 6 यूनिट, और लेकिन इनके हिसाब से कितनी है, 30 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल। और 1 यूनिट वैल्यू किसकी है, आलोक की। तो आलोक कितने साल का है, 5 ईयर्स का है आलोक। ये काफी ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगवाएगा और आराम से इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। क्या कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो बी वाज ट्वाइस ऑफ एज एज एज, है ना, ए है और बी है। 10 साल पहले बी की जो उम्र थी वो 2 गुनी थी ए की। ठीक, इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस प्रेजेंट एजेस 4:3, ए बी का रेशियो प्रेजेंट कितना है, 4:3। लेकिन 10 साल बाद कितना था, 10 साल पहले कितना था, 1:2 का रेशियो था। व्हाट इज हाउ द प्रेजेंट एज, तो वर्तमान आयु का उनका जोड़ पूछा है। इसका गुणा ऐसे करो, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 3, यानी कितना बचा, 5। 10 एक 10, अब दोनों के लिए माइनस साइन है ना, तो घट जाएंगे। 10 गुणा 2 कितना, 20, माइनस 10 कितना, 10। 1 यूनिट वैल्यू आ गई 2, तो 2 चौका 8, 2 तिया 6। क्या पूछा, ये तो कुछ अजीब सा आ रहा है।
कुछ गलत हो गया क्या? है ना? अच्छा 10 years एगो मैंने क्या लगाया था, ए और बी वाज परसेंटेज का रेशो 4:3 दे रखा है। 10 साल पहले कितना रेशियो था? बी वाज ट्वाइस एंड ऑफ ए। 4 दूनी 8, 3 कितना हो गया 5। यहां से -20 +10 कितना हो जाएगा 10, है ना? यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। 4 और 3 7, 7 दूनी 14। कुछ गलत आ रहा है? 20 + 10 सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ये क्या हो गया? ए और बी, अच्छा कुछ गलत काट लिया गया। इन्होंने 6 4 2। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया। A/B रेशो कितना है आज? आज रेशो हमारे पास 4:3। 10 साल बाद, 10 साल पहले कितना रेशो था? 1:2। 4 दूनी 8 और 3। हम्म, 3 4 दूनी 8 यानी कि 5, है ना? और 10 यानी कि 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 3 दूनी ये 6 हो गया, और 20 26 ये गलत है कुछ इसमें, है ना? ये कुछ इसमें छोड़ रखा है। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। तो 10 years एगो ए वाज बी वाज तो यानी ए और बी को दे रखा हमको। 10 साल पहले उनकी एज का जो रेशो था वो बी जो है वो 2 गुना था ए का। तो आज 10 साल बाद की बात कर रहा है वो। बी वाज ट्वाइस एज ऑफ ए एट द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 4:3। ठीक है, तो 3 ये और ये 4 दूनी 8, 5 बच गया। तो कितना बचा? 10 ही तो बचा। तो 1 यूनिट पहले 2 ही तो आ रही है। प्रेजेंट एज यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। 10 जो 20 जोड़ देंगे ना, 3 दूनी 6 +20 26 आना चाहिए। कुछ है इसमें, कुछ इसमें क्वेश्चन में दिक्कत है, इसको बाद में देखेंगे। फॉर मिल्कमैन रेंटेड ए पास्चर, इफ ए पुट, यानी 3 4 मिल्कमैन है, ए बी सी और डी। ए पुट टू ग्रेज 16 काउज, ए 16 गाय रखता है वो 3 मंथ, है ना। ए अपनी 16 गाय चराता है किसी खेत में, कोई चरागाह है, उन्होंने वो किराए पे लिया है, ए बी सी डी 4 लोगों ने। ए के पास 16 गाय है, वो 3 महीने तक उस अपनी गाय चराता है उस खेत में। बी के पास 20 गाय हैं, वो 4 महीने चराता है। सी के पास 18 गाय हैं और वो 6 महीने चराता है। डी के पास 42 गाय हैं, वो 2 महीने चराता है। इफ एज शेयर ऑफ रेंट बी 2400 रुपए, देन द रेंट पेड बाई सी। यदि ए ने 16 गाय को 3 महीने चराने का किराया 2400 रुपए दिया, तो बताइए कि सी के हिस्से में कितना किराया आया। कोई नहीं, इसको करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। आप ना, कितनी गाय है? 16 गाय। कितने महीने चराई? 3 महीने। अनुपात, बी के पास 20 गाय, कितने महीने चराएगा भाई? 4 महीने। सी के पास कितनी गाय? 18 गाय, 6 महीने चराता है। और डी के पास 42 गाय है, वो 2 महीने चराता है।
आप ना कॉमन फैक्टर लेके इसको पहले घटाओ। आप 4 से इसको 4 बार काटो, 4 से 5 बार ये कट जाएगा, और 44 कितने हो जाएगा, 18 34 54 108 है ना, ये कट जाएगा 27 बार, 27 यहाँ आ जाएगा। और 21 ये कितना 84 है, तो 21 यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास बचेगा 4 3 12 5 27 और 21, ये हो गया। क्या कह रहा है कि ए का जो हिस्सा है ना वो कितना है, हमारे पास 12 रुपए, हमारे पास 12 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया 2400 के बराबर, तो 12 दूनी 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। कह रहा है कि सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा यहाँ से बता दो, है ना, सी कितना है 21 गुणा 200 कितना, तो सी ने सॉरी सी का हिस्सा है ना तो ये रहा, तो सी कितना है 27 यूनिट गुणा में 200 कितना 5400 रुपये। तो जो सी जो किराया देगा चराने का भैंस अपनी गाय उस खेत में, वो कितना रुपए देगा सी हमको या उस चरागाह वाले को 5400 रुपये किराया देगा अपनी 18 गायों को 6 महीने तक चराने का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया इसका। 2 होल नंबर है, हुज समय 64, 2 होल नंबर दे रखे हैं भाई, 2 होल नंबर है, उनका सम कितना दिया है 64 दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैन नॉट बी इन द रेशियो, बताना चाह रहा है कि बताइए 2 नंबर है उनका सम दे रखा है 64 और होल नंबर है वो इंटीजर टाइप है, आपके रैशनल नंबर से वो सॉरी फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। ठीक है, कह रहा है बताइए इन चारों गिवन ऑप्शन में से कौन सा रेशियो में मेंटेन नहीं हो सकता, कौन सा रेशियो मेंटेन नहीं करेगा इस फंडामेंट इस वो दिए इक्वेशन को। मान लीजिए कि कोई ऑप्शन ए को आप देखो तो 1:7, यानी कि दोनों जोड़ के तो 8 का मल्टीपल आना चाहिए, है ना, 8 यूनिट, तो 1 यूनिट 8 आ गया, तो नंबर या तो 8 होगा या 56 होगा। ठीक है, इसके हिसाब से बी ऑप्शन देखो आप, कितना है 3 5 जोड़ के कितना होगा 8, क्या 64 के बराबर आता है सब मौके 8, तो 8 या 24 8 5 40, हाँ नंबर 24 हो सकता है 40 हो सकता है। सी 11 और 5 5 11 जोड़ के कितना 16, 16 बराबर 64, एक की वैल्यू 4, हाँ ठीक है। नंबर 20 भी हो सकता है एक, और एक आपका 44 हो सकता है। अब ऑप्शन डी की तरफ पढ़ते हैं, 1 + 2 1:2 कितना है 3, 3 की वैल्यू 64, एक की वैल्यू 64/3। देखो यहाँ ये ना अब आपको फ्रैक्शन देने लग जाएगा, यहाँ पे आपको ये आपको इंटीजर टाइप नहीं देगा। बस जब इंटीजर टाइप नहीं मिल रहा और उसने बोला है कि नंबर होल नंबर होना चाहिए, मान लो 64/3 है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ये वाला नंबर निकालेंगे 64/3 इंटू 1 और 64/3 इंटू 2, देखो ये भी हमको फ्रैक्शन मिलेगा, ये फ्रैक्शन मिलेगा, और हमको इंटीजर चाहिए, होल नंबर चाहिए, होल नंबर मिल नहीं रहा, तो मेरा ऑप्शन डी इस सिचुएशन को वेरीफाई नहीं करता, इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं करता, तो मैं कह दूंगा कि जो मेरा गिवन क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है, क्योंकि यही रेशियो को मेंटेन नहीं कर पा रहा, यही इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाकी देखो ना सबका जोड़ के 8 हो जा रहा था, 7 और 1 8, 8 का मल्टीपल है 8, है ना 8, ठीक है, 11 5 16, ये 16 हो रहा है 8 का मल्टीपल है, ठीक है, 5 3 8 8 का मल्टीपल है 8, ये 2 और 1 3, ये नहीं है, तो यही हमारा पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, है ना, आपको कोई 2 नंबर दिए हैं, 2 नंबर दे रखे हैं और 2 नंबर का रेशियो दे रखा है 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर दोनों नंबर में से या 9 घटा दिया जाए तो बताइए उनका जो रेशियो होता है वो 12:23 हो जाता है, तो बताओ कि दूसरा नंबर कितना होता है, यानी आपको 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। फिर भाई आप गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 23 गुणा 3 कितना 69, और 9 गुणा 5 कितना 45, सॉरी 12 5 कितना ये 60। ठीक, आप 12 गुणा इससे करोगे फिर इससे करोगे, फिर घटेगा तो 9 कॉमन आके घटा दो, और कितना बच जाएगा यहाँ पे 9 और 3 11 ही बच जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ 9 बचा, तो 9 गुणा 11, है ना, 9 से 9 खत्म, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 11, तो 11 3 33 और 11 5 55, एक नंबर तो 55 है, एक नंबर 33 है, कौन सा पूछा था सेकंड नंबर, वो 55 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आराम से इसको आप टैकल कर सकते हैं, जब जैसे बताया वैसे आप करते जाओ। 3 5 दे रखा था, हर एक में से 9 घटा रहा है, और कितना बन रहा है 12 12 23 बन रहा है, बस आपका इसका गुणा इससे करो, 23 3 69, 12 5 60, 9 बचेगा, ठीक है, यहाँ देखो कितना बचेगा,
वह 23 गुणा 9 होगा, माइनस 12 गुणा 9 होगा। तो आप 9 को कॉमन निकाल लो और 12 माइनस 23 कर दो, सीधा सीधा कितना बचेगा 11। तो 9 गुणा 11 बचेगा आपका सिंपली यहाँ पे। तो 9 से 9 खत्म, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई। 1 नंबर 33 हो जाएगा, 11 3 33, 1 नंबर 55 हो जाएगा। जो पूछा बताओ, सेकंड नंबर पूछा था, सेकंड नंबर 55 हो जाएगा बस। इन ए मिक्सचर ऑफ 120 लीटर्स द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 2:1। 120 लीटर का कोई मिक्सचर है आपके पास मिल्क एंड वाटर का, कह रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 2:1 है। इसका मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब इसको एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब आपको मैं और सवाल ऐसे करवाऊंगा। आप यहाँ पे देख लो ये सवाल रेशियो में कैसे होता है। इफ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2 देन द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स रिक्वायर्ड टू एडिट। कह रहा है कि हमने ना कुछ क्या किया, कुछ वाटर मिला दिया इसमें। हमने मान लिया कि हमने x यूनिट वाटर मिलाया है और फिर कहना चाह रहा है कि अब रेशियो 1:2 का हो गया है। ये मामला यहाँ पे बन चुका है। कोई नहीं, आपको क्या करना है, देखो इसने केवल वाटर मिलाया है, तो अब यहाँ पे तो जीरो मिलाया, मिल्क तो जीरो मिलाया, तो ठीक है जीरो लिख दो यहाँ पे। ध्यान रखना जब दोनों में सेम क्वांटिटी मिलाए तो आप उसको बीच में रख दो, तो दोनों में गुणा कर सकते हो। लेकिन जब आपको कह रहा है कि नहीं वाटर मिलाया है बस, दूध नहीं मिलाया, तो दूध नहीं मिलाया, दूध जीरो मिलाया होगा, रख दो। जीरो का मतलब है नहीं, तो आपको आसानी रहेगी, तो सीधा एक्स देखो। 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 1 गुणा 1 कितना होता है 1, बराबर 1 गुणा एक्स ऐसे गुणा होगा ना, -2 × 0 तो 0। यहाँ कितना बचा 3 बराबर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू 3 यूनिट आ गई मेरे पास, है ना। और देखो टोटल वैल्यू भी कितनी है 3 यूनिट है क्या, और एक्स भी कितना है 3 यूनिट, यानी कि जितना मिक्सचर पहले था उतना ही और मिलाना पड़ा हमको पानी के रेशो को तब्दील करने के लिए, है ना। रेशो को 2:1 से 1:2 में कन्वर्ट करने के लिए हमको पानी इतना मिलाना पड़ गया जितना कि मिक्सचर था पूरा। और मिक्सचर गिवन कितना 120, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी 120, और यहाँ भी कितना है 3 यूनिट, तो यहाँ भी कितना मिलाना पड़ा 120, यानी कि पानी कितना मिलाना पड़ा आपको 120 लीटर पानी मिलाना पड़ गया। ठीक है, और आप देख भी सकते हो, यहाँ देखो आप 3 की वैल्यू कितनी 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो पहले वाटर कितना है 80, पानी कितना है 40, फिर क्या मिलाया 120 पानी मिलाया ना, जोड़ दो। लेकिन वाटर तो दूध तो नहीं मिलाया, दूध तो 80 रहेगा। ये कितना हो गया 160 हो गया क्या पानी। तो देखो क्या रेशियो कट के 1:2 आ रहा है। हाँ 1:2 आ रहा है, 1:2 यहाँ भी दिया हुआ था, हमारा सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो एक्स बराबर 120, यानी कि आपने आपने जो मिलाया है उसमें मिक्सचर में वो 120 लीटर आपको पानी मिलाना पड़ गया, तब जाके आपका जो रेशियो है वो रिवर्स हो गया, यानी कि 1:2 से 2:1 हो गया, या जो भी हो गया उसमें। अब कह रहा है फिर वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया, है ना, प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया कि ए कोई क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी एक्स वेरीज, अच्छा एक्स कोई क्वांटिटी वेरी करती है इनवर्सली स्क्वायर ऑफ वाई के, है ना, वाई के स्क्वायर के इनवर्स वेरी करती है। तो ठीक है, इसको हटाएंगे तो के रख दो, के अपॉन वाई स्क्वायर, बस ये मिल गया फॉर्मूला। अब क्या बोल रहा है कि गिवन दैट एक्स बराबर 4, कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 4 है, जहां जहां एक्स वहां 4 रख दो, के की वैल्यू पता नहीं क्या, तो फाइंड करना है, और वाई की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 36, यानी के बराबर 36 आ गया। मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, यहां से देखो एक्स बराबर क्या बन गया 36 अपॉन में वाई स्क्वायर। क्या पूछना चाह रहा है, बताओ एक्स की वैल्यू जब वाई बराबर 6 हो जाएगा, जहां जहां वाई है वहां 6 रख दो, तो एक्स बराबर कितना 36 अपॉन वाई, वाई मतलब 6 का स्क्वायर। तो क्या 36/36 सही है, तो क्या ये 1 है, तो एक्स मेरा 1 आ रहा है, यस एक्स इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे करना, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वो बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान से अगर मैंने बताए हैं वो आपने अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको आंसर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी इसमें, बहुत ही आसानी से आप इसमें से पार हो जाओगे। और अगर आप इसमें ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगी बात में। इतनी बड़ी चीज नहीं है, रेशियो आराम से हो जाता है ना। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अनिल एंड मुकेश, अनिल और मुकेश कोई दो आदमी है भाई, दो दोस्त हैं। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अनिल और मुकेश के बारे में बात हो रही है। अनिल और मुकेश दोनों भाई भाई हैं। इनकी जो इनकम का रेशियो है ना वो 2:3 दे रखा है। सम ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 8,000, उनके एक्सपेंडिचर का जो सम है, टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना दे रखा है, वो 8,000 दे रखा है। एंड द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ अनिल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मुकेश। अनिल की जो सेविंग है वो मुकेश के एक्सपेंडिचर के बराबर है।
व्हाट इज द सम ऑफ देयर सेविंग्स, तो बोल रहा है बताइए दोनों की सेविंग्स का सम कितना हो गया, यानी कि सम ऑफ सेविंग्स ऑफ मुकेश प्लस मुकेश की सेविंग का जो वो है सम कितना होगा। कोई नहीं, क्या कह रहा है कि सेविंग्स ऑफ अनिल 1 मानेंगे तो सेविंग्स ऑफ मुकेश भी कितनी और एक्सपेंडिचर मुकेश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स कितना है, 8,000 है, यानी कि इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर है ना वो 8,000 है। तो 3 माइनस 8,000 एक्सपेंडिचर का सम आ रहा है उनके। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, रेशो कम दिया है, ये इतना हो गया, इक्वेशन मैं कर लूंगा, इसको यहाँ 1 रखूँ 1 रखूँ, यहाँ अगर सेविंग्स इतनी है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, 2 माइनस 1 क्या 1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। हम्म 2 दूनी 4 3, एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4,000। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ देयर सेविंग्स, 5 को 20 है, 3 2 4,000 आ गया ना, 3 2 1, ठीक है, 3 2 5, 5 चौका 20। इसको आप कन्वेंशनल मेथड से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रेशो कम दिए, ठीक है। कितना दे रखा है रेशो, यानी कि 2x प्लस 3x, यानी कि इनकी जो इनकम है वो 5x दे रखी है, ठीक है। सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, एक्सपेंडिचर्स ऑफ अनिल प्लस एक्सपेंडिचर ऑफ मुकेश इज इक्वल टू 8। if the savings of Anil is equal to the expenditure of Mukesh, ठीक है, जहां जहां पे एक्सपेंडिचर ऑफ मुकेश है ना वहां पे इसको रख दो। तो एक्सपेंडिचर ऑफ अनिल प्लस सेविंग्स ऑफ अनिल इज इक्वल टू 8। तो ये कितना हो गया देखो, क्या एक्सपेंडिचर और सेविंग्स मिला के ही क्या है, सैलरी है ऑफ अनिल की, वो 2x के बराबर है। तो क्या यहां से 8,000 मिल गया, तो x बराबर कितना आ गया, क्या 4,000 आ गया। अच्छा सेविंग्स का सम पूछा था तो कर लेते आराम से, 4,000 आ गया, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4,000। तो मुकेश की सैलरी 8,000 है और इसकी सैलरी 12,000 है। अब क्या कह रहा है, दोनों का एक्सपेंडिचर मिला के 8,000 होगा और इसकी जो सेविंग्स है अनिल की वो मुकेश के एक्सपेंडिचर के बराबर है। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें रेशो बनेगा नहीं वैसे। अगर मान लो यहां 4,000 होता तो क्या यहां 4,000 खर्च होते, तो क्या यहां भी 4,000 खर्च होते, बराबर हो गया, तो ये कितना आ गया, क्या ये 8,000 हो जाता है ना? तो क्या हुआ सेविंग्स, तो क्या 8 4 12,000 सेविंग हो गई, है ना। इसके अलावा कोई चीज नहीं बनेगी, ध्यान रखना, है ना, कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। इसकी सैलरी कितनी है, क्या 12,000 है। यहां से कह रहा है कि हमको ना क्या मिला था, 4,000 क्या मिल गया था, एक्स की वैल्यू मिल गई थी, और कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि वो इक्वेशन बन नहीं रही। मान लो मैंने यहाँ पे 6,000 इसके खर्चा करा दिया तो 2,000 बचेंगे, 2,000 खर्चा यहाँ पे हो जाएगा, तो अब कितना बचेगा यहाँ, 10,000। तो क्या अब भी 12,000 आ रही है सेविंग्स। हाँ, मान लो यहाँ पे मैंने 7,000 खर्चा कराया तो यहाँ पे 1,000 बचेगा, तो 1,000 यहाँ, तो यहाँ कितना क्या 11,000।
और वो 12,000। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमेशा जो सम आएगा ना इनकी सेविंग्स का, वो 12,000 ही आ रहा है, अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि आपने एक्सपेंडिचर तो निकाल लिया, आपको इनकम मिल गई, लेकिन बाकी कंडीशन कैसे आप फुलफिल करोगे? क्योंकि आपको फिर 1, 2,000, 1,000 लेना पड़ेगा, और आप इसको बस एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपका इक्वेशन एक है और वेरिएबल आपके पास दो हैं, एक तो एक्सपेंडिचर ऑफ दिस एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड एक्सपेंडिचर ऑफ मुकेश, जुड़ के 8,000 है। तो एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये। दूसरा आपके पास एक और चीज है, सेविंग्स वाला कॉन्सेप्ट, उसको लगा के आपने एक्स निकाल लिया, उसके अलावा कुछ नहीं निकाल सकते आप। ठीक है। इन द स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स द रेशियो ऑफ सुखोई इज टू मिग एंड जैगुआर, मिग प्लस जैगुआर। कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सुखोई का अनुपात मिग और जगुआर के अनुपात को जोड़ के जो अनुपात बन रहा है वो बन रहा है कितना, 5:7। तो कहता बोला है ना मिग और सुखोई को, मिग और जगुआर को। ठीक। फिर क्या कह रहा है, इन द रेशियो ऑफ जगुआर का रेशियो किसके साथ, सुखोई और मिग के साथ। जगुआर का रेशियो कितना है, वो है 1:2। तो ये कहना चाह रहा है कि बताइए कि सुखोई और मिग का रेशियो क्या होगा, ये नहीं पता हमको। पहली बात देखो कि नंबर ऑफ जो स्क्वाड्रन में जो एयरफोर्स में जहाज हैं वो सेम होंगे, तो 7, 5, 12, ये 12 हैं, लेकिन ये तो 3 है ना, इसको 4 से गुणा करके 12 कर लेते हैं, 4 ये और 8, और यहाँ से कोई 5 है और दोनों जोड़ के 7 है। यहाँ देखो, यहाँ ये किसके लिए है, जगवार के लिए। यहाँ जगवार 4 है और यहाँ मिग प्लस जगवार 7 है, तो यहाँ से मिग आ गया मेरे पास निकल के 7 - 4, क्या मिग की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, और सुखोई 5 आ गया, सब मिल गए, सुखोई 5, मिग 3 और जैगवार कितना, 4। क्या पूछा है, सुखोई और मिग पूछे हैं, सुखोई कितने हैं 5, मिग कितने हैं 4, तो रेशियो इज 5:4। वेयर इज द, नहीं, सुखोई मिग पूछे हैं तो सुखोई 5 और मिग कितने 3, तो रेशियो इज 5:3, है ना। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ठीक है। द वैल्यू ऑफ डायमंड द वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जो डायमंड की जो वैल्यू है ना वो उसके वेट के, जो उसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डब्ल्यू मान लो वेट को, ऐसे है। ठीक। फिर क्या होता है, एक दिन अनफॉर्चुनेटली ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस, डायमंड 3 टुकड़ों में टूट जाता है और उसको लॉस होता है 9.4 लाख का, उसको लॉस हो जाता है टूटने के बाद। तो कह रहे हैं व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डायमंड। ठीक। तो देखो डायमंड कितने तो कम टूट रहा है, 3, 4, 5 के अनुपात में टूट रहा है, वेट के अनुपात में, वजन के अनुपात में टूट गया। तो टोटल कितना वेट रहा होगा डायमंड का, 5, 4, 9, 3, 12, टोटल वेट 12 रहा होगा डायमंड का, यानी कि यहाँ 12 रहा होगा। तो वैल्यू कितनी होगी, 144 के स्क्वायर के, 112 के स्क्वायर के आसपास रही होगी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि वेट उसका 144 रहा होगा। यहां देखो, अब यहां वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही वैल्यू रही होगी भाई। तो 3, 3, 9, 4, 4, 16, 25, क्या कितना 50 आ गया, यानी यहाँ जो वैल्यू है वो 50 के बराबर है, यहाँ वैल्यू 144 के बराबर है। तो वैल्यू में डिफरेंस कितना आ रहा है, लॉस तो हो रहा है। देखो यहाँ 144 वैल्यू है और यहाँ 50 वैल्यू है, तो कितना लॉस हो रहा है उसको, 144 - 50 के बराबर लॉस है, कितना हो गया वो हो गया 94, यानी कि 94 के बाद लॉस दे रखा है आपको 9.4 लाख। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। तो कह रहा है कि बताइए एक्चुअल वैल्यू क्या थी डायमंड की, 144 थी, तो वैल्यू कितनी हो गई 144 इंटू 0.1, यानी कि कितना 14.4 लाख, ये डायमंड की कीमत रही होगी पहले। आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है।
आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और हो भी जाते हैं बड़ी आसानी से। कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई। बोला था वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बस खत्म काम। और जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हम, तो 3 4 5 टूट गया, टोटल कितना होगा 12, 144 के बराबर रहा होगा, लेकिन बाद में कितना 50 ही रह गया। लॉस कितना हुआ 144 माइनस 50, 94 का लॉस हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा 9.4 का, तो एक की वैल्यू कितनी 0.1 गुणा कर दो टोटल यूनिट्स में, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ इक्वल टू 9/5। ध्यान से देखो आप इसको 9 के 5 के मान सकते हो। तो देखो ए बराबर 9 के, सी बराबर 9 के और ई बराबर 9 के, इक्वल आएंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर्स। सेम हाल डिनोमिनेटर्स का है, बी इक्वल टू डी इक्वल टू एफ इक्वल टू 5 के। अब आप क्वेश्चन को देखो, क्या पूछा है 2a प्लस 3c प्लस 5b। क्या देखो ए सी ई ऊपर ही दे रखेंगे आपको और सारे बराबर होंगे, तो इसका मतलब a बराबर c बराबर e है। तो मैं लिख सकता हूं कि 2a प्लस 3c प्लस 5e इज इक्वल टू कितना हो रहा है जुड़ के 10a के बराबर हो रहा है ना? तो क्या मेरे ये जो होगा कितना हो जाएगा, क्या 10a ऊपर आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा बी डी एफ, वो किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है ना। तो बी और डी, बी बराबर डी बराबर एफ है, तो इसको लिख दो 10b। 10 से 10 कैंसिल, क्या a बाई बी के बराबर आ गया। और a बराबर a अपॉन बी क्या दे रखा है 9/5, तो आंसर हो जाएगा 9/5। इसमें तो सोचना नहीं, फट से करो, आगे बढ़ो, टाइम ही क्यों वेस्ट करना, हमेशा पेन नहीं चलाना होता क्वेश्चन। a अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी। क्या करो आप सबको जोड़ दो ऊपर वाले को, मैं बता चुका हूं पहले, आप मैंने बताया था यदि आपको ए, आपको 3:5 दिया हुआ है और आपको इधर 30:5, 30:50 दिया है, तो इसको आप जोड़ सकते हैं, 3 33 और 50 प्लस 5 कितना 55। अभी भी देखो इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5 आएगा, आपका रेशो चेंज नहीं हुआ आपका, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई फैक्टर ऐड हो गया बस 11। रेशो तो 3/5 ही है, तो आप इसमें इसको जोड़ सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशो में कभी भी आप जोड़ सकते हैं सामने वाले को। तो आपने जोड़ दिया a प्लस बी, तो आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना हो जाएगा नीचे देखो आप, b एक बार यहां से एक बार यहां से मिलेगा 2b 2c और 2a, तो 2a प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो गया तो 1/2 बचा क्या, और 1/2 आंसर भी है आपका। मैंने जो थ्योरम बताए थे उनका भी याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। आप कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आप चाहे तो उसको के मान के कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे, मैंने बोला कि नहीं मैं तो के मान के करूंगा, मैं तो प्रॉपर मेथड से जाना चाहता हूँ, तो ठीक, प्रॉपर मेथड से चले जाओ। ए अपॉन बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा। ए क्या हो जाएगा बी प्लस सी इंटू में के। दूसरा बी क्या हो जाएगा सी प्लस ए के, सी क्या हो जाएगा ए प्लस बी और के। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है कि देखो के तो सब में कॉमन है, तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो, रेशो ले लो सबका, रेशो लिया और कट लिया। हमारे पास क्या आ रहा है ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी कर दो, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखो 2 बार बी आएगा 2 बार सी, तो 2a प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, सॉरी के को रहने दो ना, जोड़ा है तो के कितना आ गया, के इक्वल टू 1/2, के को काटना नहीं है, सॉरी के तो रहेगा, के ही कट जाएगा, वैल्यू किसकी निकालेंगे, के बराबर कितना आ गया, क्या क्या के इक्वल टू 1/2 आ गया। हाँ बस, के इज द आंसर, वो कितना 1/2। तो आप इसमें से के की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस आप डायरेक्टली जोड़ो रेशो सामने सामने वालों को, आपका आंसर आ जाएगा, आपको के की वैल्यू दे देगा, क्योंकि रेशो चेंज नहीं हुआ, मैं बताया करके अभी रेशो चेंज नहीं होता। ए बी सी दे रखा, सेम जोड़ दो इसमें, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ो, कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, नीचे जोड़ दो भाई सबको,
तो टू ए यानी कि दो 4 4 बार आ रहा है तो 4 ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया 1/4। कहाँ है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। y अपॉन एक्स माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स अपॉन जेड इक्वल एक्स अपॉन वाई देन एक्स वाई जेड। ये है आपका, है ना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको मैं भी करवाता हूँ। देखो y अपॉन एक्स माइनस जेड बराबर दे रखा है इसने, इसको आप ना k के बराबर मान लो, इक्विवेलेंट रेशियो मान लो, क्योंकि आप यहाँ इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2y प्लस एक्स यानी 2y प्लस एक्स, जेड जेड कैंसिल, एक्स प्लस वाई, तो 2 मिल जाएगा, k बराबर 2 मिलेगा आपको। और उसी के बराबर है रेशियो। मैं बताऊंगा कि k यहाँ से क्या आ रहा है। k बराबर 2 आ गया आपका, ठीक। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब यहां से मुझे z की वैल्यू भी तो चाहिए, मुझे y की वैल्यू भी चाहिए k के टर्म्स में, और मुझे x की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करो, y अपॉन एक्स माइनस जेड बराबर k। तो y कितना आ गया? या एक काम करो, इसको छोड़ो, आप x अपॉन वाई इक्वल टू के मानो, तो x कितना आ गया? क्या k y के बराबर आ गया? ठीक है, x बराबर k y के बराबर आ गया। x y और z, x बराबर कितना आ गया मेरा? k y आ गया। y कितना मेरा? y तो y है। अब z की वैल्यू चाहिए इसके टर्म्स में, निकालो। तो मेरा y प्लस एक्स बराबर जेड बराबर कितना आ रहा है? क्या k आ रहा है? तो z कितना आ जाएगा? y प्लस एक्स अपॉन में k। y को y रहने दो, और x कितना है? क्या k y के बराबर है अपॉन में k। तो क्या y कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया? k प्लस 1 अपॉन k बच गया। हाँ, ये बच गया मेरे पास, तो ये z की वैल्यू है, रख दो y k प्लस 1 अपॉन में k। y से y कैंसिल हो गया सब जगह, तो क्या बच गया? k 1 और k प्लस 1 अपॉन में k, है ना? अब ये रेशो दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप k का गुणा कर दो पूरे में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या मिलेगा आपको? k स्क्वायर k और k प्लस 1। k की वैल्यू 2 आई थी अभी, है ना? यहां से हमेशा आपको वो वैल्यू फाइंड होगी जो एक्चुअल रेशो होगा इसका। आप जोड़ो सबको, y प्लस वाई 2y प्लस 2x, है ना? तो 2y प्लस एक्स अपॉन जेड जेड कैंसिल, x प्लस वाई इक्वल टू k। इससे खत्म हो गया, तो k इक्वल टू 2। बस k वैल्यू 2 आ गई। अब k को रख दो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। आंसर आ गया 4:2:3। है ना? बाकी हम कल पढ़ेंगे, आज इसको यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे, आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, तब काफी बाकी तो आज हो नहीं पाएगा। थैंक यू।